आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ बात की थी कि आयनिक रेडियस का मतलब क्या है। मैंने कहा था कि जब कैटायन एंड एनायन बने तो या जिस पे चार्ज आ जाए तो उस हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं ओके तो उस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि आयनिक रेडियस कह देते हैं। मैंने आप लोगों को तीन बातें बताई थी, याद हो तो, कि जब आयनिक में अगर हम बात करें, इफ नेगेटिव चार्ज इज हाई। मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? नो सर। नो अरे तो बताना तो चाहिए आप लोगों को। सर। इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ बिना स्क्रीन के, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके, अब तो क्लियर है? बता दिया कीजिए अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है। ओके, इफ नेगेटिव चार्ज is high, then its radius is high। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, if positive charge is increases if positive charge is high, then radius is, बोलिए क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो। हाँ वेरी गुड। या जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के समझाने के रूप में ले लेता हूँ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब है 2 और 8 है। अब अगर शुरू में एल्युमिनियम में प्रोटॉन कितने 13 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते, यानी कि अब कितने बच गए 10, तो प्रोटॉन का पावर ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का पावर ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर लेगा, खींच लेगा न्यूक्लियस की ओर। इसी कारण से क्या हो जाता है, इसका साइज छोटा हो जाता है। बट मैंने मान लिया कि कोई एलिमेंट है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अब जैसे ही आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का पावर बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का पावर बढ़ जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, रेडियस बाहर की ओर क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा। इस कारण से इसका रेडियस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अगर मैं कहूं मेरे पास 3 एलिमेंट है, यहाँ पे एक पे ए है, एक पे ए निगेटिव है और एक पे ए प्लस है, मुझे बताइए सबसे बड़ा रेडियस कौन सा हो जाएगा, किसका होगा? ए नेगेटिव। नेगेटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका रेडियस बड़ा होगा। फिर कौन हो जाएगा, ए। ए, एंड फिर किसका हो जाएगा, ए प्लस का, क्योंकि ए पॉजिटिव का रेडियस छोटा हो जाएगा ओरिजिनल से, इसी कारण से ये हो जाएगा। ओके, अब जैसे आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। अब आपके पास 4 दिए हुए हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है? अब हम देखते हैं, मैग्नीशियम है 12, एल्युमिनियम है 13। ठीक है, अब मुझे बताइए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कौन बड़ा होगा? मैग्नीशियम। वेरी गुड, क्योंकि मैंने कहा था कि जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस कारण से मैग्नीशियम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो बताइए लार्जेस्ट, क्योंकि बाकी सभी पे पॉजिटिव है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में मैग्नीशियम बड़ा है, तो लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम। वेरी गुड, ओके। अब आपसे अगर जब मैं कहूँ कि स्मॉलेस्ट किसका हो जाएगा,
एल्यूमिनियम एल्युमिनियम 3+, ठीक है, एल्युमिनियम 3+ क्या हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम +3 का। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, सबको पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है, ये यानी कि O माइनस हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा और F Mg+2 यानी कि सबसे बाद में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत जल्दी बना रहे हैं, यानी कि नेगेटिव फिर न्यूट्रल फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, आपको बताना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, बोलिए इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। अब चेक करते हैं जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक का 30 होता है, 2 गया 18, कैल्शियम का होता है 20, 2 गया 18, सॉरी 28, 30 होता है, 30 2 28, यानी कि ये तो गलत हो गया। ओके, बिल्कुल सही है, ऑप्शन थी 15 था, 3 18 हो गया, सल्फर 2 18 हो गया, क्लोरीन 1 7 17 1 18 हो गया, पोटासियम 19 और 1 घट गया, तो यानी कि 18 हो गया, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ चेक करते हैं पोटासियम के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर 90, एक चले गया तो कितना हो जाएगा 18, कैल्शियम के पास कितना होता है 20, तो चले गया तो 18, स्केडियम 21 होता है तो 3 चले गए तो 18, क्लोरीन 17 होता है, एक आ गया तो 18, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी एंड सी हो जाएगा। बोले क्लियर है, यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नो सर। अब देखिए जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग बताइएगा, करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनिक रेडियस का, जो एक बार रेज हैंड कीजिएगा ताकि कि हम लोग जान सके कि किसका जो है राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि जेई मेंस 2023 का है, अगर आप लोग बना लेते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, और कोई बिना के अलावा, दीक्षा, ओके, और कोई, आरुषि, चलिए आप आरुषि बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आरुषि बताइए। आरुषि कह रहे हैं डी, चेक करते हैं, सबसे ज्यादा जितना ज्यादा निगेटिव S-2 बिल्कुल सही है, क्लोरीन, लेकिन कैल्शियम से बड़ा तो इसमें 2 पॉजिटिव, तो ये तो नहीं होगा। और कोई दूसरा, दीक्षा आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, चेक करते हैं, सल्फर -2, क्लोरीन -1, पोटासियम, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यस। आयनिक रेडियस की। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसको तोड़ के समझाऊंगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove a electron from the, ठीक है, from the outermost valence shell, from the outermost valence shell, it is known as आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए आप लोगों को मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
अब क्या होगा कि आयन में कब होगा, जब आप उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा जब आप क्या कीजिएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा, तो क्या बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ऑर्बिटल है। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहता हूं, बाहर निकालने के लिए, तो मुझे बताइए कि निकालने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर नहीं देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी के, हाँ वेरी गुड, अगर आप किसी के घर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अब जैसे ही किसी मेरी आवाज थोड़ी भारी भारी लग रही है क्या, नो ये सही है, ओके ठीक है। अगर जो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर जो यहाँ पे देनी पड़ेगी तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, वेरी गुड, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम से आयनाइजेशन एनर्जी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब कई बच्चे कहते होंगे सर मैं तो भूल जाता हूँ एंडोथर्मिक प्रोसेस की क्या होता है, एंडोथर्मिक में कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी मेरे पास आ गया एंडोथर्मिक की जगह पे मैं एक्सोथर्मिक मार देता हूँ, तो उनके लिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब देखिए, थर्मिक का तो मतलब हीट हो गया, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे पहले समझाता हूँ, आप लोगों के घर में एग्जॉस्टर लगा होगा, लगा है कि नहीं लगा है, यस सर किचन में देखिएगा या फिर मॉल में जाते होंगे तो वहां पे देखिएगा कि जनरली आप लोग कभी रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो किचन के पास ना एक पंखा लगा रहता है, वो गर्म हवा को क्या करता है, बाहर की ओर ले जाता है। तो यहाँ से वैसे भी आप समझ सकते थे कि एक्सो मतलब एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ऐसे तो लिखते हैं ई एक्स, इसीलिए इसका मतलब है जिस सब जब सिस्टम से एनर्जी निकलेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक। इंडो मतलब इन, आगे के इन हो गया ना, तो इन का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप उसको एनर्जी दोगे तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक, यानी कि गिवन टू द गिवन एनर्जी टू द सिस्टम, जब आप एनर्जी देते हैं तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और इसमें क्या होता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को आपसे एक बार पूछा गया था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसा प्रोसेस है, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड नन ऑफ दिस, क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक आपसे पूछेगा कि क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, निकालना है, और निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसी कारण से कैसा हो जाता है, ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। बोले यहाँ तक क्लियर है, यस सर ओके। यस यहाँ पे हम बात करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह देते हैं। ये बेसिकली क्वांटिटिव मेजर है, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, कि आप कितना ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, अब ज्यादा एनर्जी दोगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका जो है आयनाइजेशन एनर्जी रिलीज होगा। मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कि जैसे मान लो मैं एल्युमिनियम का एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Al प्लस बनेगा,
और जैसे ही प्लस बनेगा तो Yes. इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं अब फिर से Al प्लस से निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस प्लस हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, क्रमबद्ध। जैसे कि हम लोग की जनरेशन सक्सेसिव बढ़ रही है, एक के बाद एक जो है क्या हो रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। सिमिलरली Al प्लस प्लस से मैं एक फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इस एनर्जी को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 3 कह देंगे। अब आपसे मैं पूछता हूं कि मुझे बताइए कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की, सेकंड की Third. या थर्ड की, First key. थर्ड की होगी। अब कहोगे First क्यों की? सर, Third. थर्ड की होगी, कहोगे क्यों Third. सर। अब आपको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लेते हैं कि एल्युमिनियम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने पहले में कितने इलेक्ट्रॉन रखे, 2. 2, 8 एंड 3। इनिशियल केस में आपके पास प्रोटॉन कितने थे, 13, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13। अब हमने क्या करा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ली। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रोटॉन तो अब 13 रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलिए अब मुझे बताइए कि पावर किसका ज्यादा है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को किधर की ओर खींचेगा, न्यूक्लियस की ओर। अगर आप किसी चीज को खींचोगे तो क्या उस चीज को जो है निकाल पाओगे क्या, नहीं। जैसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई फैमिली है, उस फैमिली में हमारे पास ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, और किसी फैमिली में जो है एक ही बच्चा है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मतलब कहां से बच्चे को घुमाने ले जाना आसान होगा, जहां पे ज्यादा बच्चे होंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा कि ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या करेगा, ठीक है ले जाओ। लेकिन अब वो एक ही बच्चा है तो बिल्कुल न्यूक्लियस वाला फोर्स ज्यादा है, माँ बाप का प्यार ज्यादा है, यानी कि न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है। अगर जो न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है तो क्या अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा, मुश्किल होगा. मुश्किल होगा। फिर से अगर जो और कोई तीसरा अगर जो आके कहेगा कि जो है तीसरा भी बच्चे को ले जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसी कारण से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, 3. 3 की। आपसे पूछेगा क्यों, तो आप क्या कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, इसका जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं ना, कि जितना बड़ा साइज होगा, पहले मैं एक बात लिख देता हूं तब जाके हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किन किन फैक्टर पे अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर है इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला साइज, अगर जितना ज्यादा साइज होगा उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Yes, sir. जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसका साइज उतना कम होगा। अब कहोगे सर इसका लॉजिक समझाइए। अब मान लेते हैं कि मैं आपको ना फिर से वही एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ना 3 तरह के एटम है, 2 तरह के, मैं 2 ले ले रहा हूं ताकि कि आपको समझा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये एटम है। अब मुझे बताइए न्यूक्लियस के पास है तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा, लेकिन एक क्या है बहुत दूर है, तो यानी कि यहां से जाते जाते फोर्स इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ का निकालना आसान होगा, जहां दूर होगा। Last one. हाँ, अब ऐसे समझ लीजिए, आप लोग मान लेते कि घर में है और एक कॉलेज में है, आप मम्मी पापा से दूर है तो आपको कहीं जाने में कहाँ पे आसानी होगा, घर से या कॉलेज से,
कॉलेज से। कहोगे क्यों? क्योंकि वहां पे मम्मी पापा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर जो घर से रहोगे तो पता लगा कि मम्मी मेरे को जो दोस्त के घर में जन्मदिन पे जाना है, तो मम्मी जो है आपको डांटेगी। डांटेगी कि नहीं डांटेगी? यानी कि तो डर के मारे पापा अगर कह देंगे मैं पापा को बता Yes, sir. दूंगी तो हाँ, तो और ज्यादा डर के मारे जो घर ही में रहेंगे, नहीं 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 मम्मी मत बताना, हम घर ही में रह लेते, हम जो है किसी के पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आप कॉलेज में है तो मम्मी पापा को पता भी लगेगा तो कुछ नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार से जितना नजदीक में रहेगा न्यूक्लियस के, उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। और जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा एटम का, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई देन इट्स साइज इज लो। इफ साइज ऑफ एलिमेंट इज हाई, Low. हाई, हम वो लो कर दोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगा। हम आयनाइजेशन एनर्जी लो बता रहे हैं। इफ साइज ऑफ एलिमेंट इज हाई देन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज Low. लो। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप ऐसे सोचिए कि मुझे ना बड़े एटम के पास से, देखिए खुद सोचिए कि बड़ा सा सिस्टम होगा तो मैं क्या हर जगह बराबर फोर्स लगा पाऊंगा? क्या मैं तो अपने करीब वाले को ज्यादा फोर्स लगा पाऊंगा। इसी कारण से अब जैसे ही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिस कारण से उसको इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। इफ साइज ऑफ एलिमेंट इज हाई देन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी then its ionization energy is low। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा साइज होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बोलिए, Yes, क्लियर है कि sir. नहीं? Yes, अगर sir. साइज छोटा होगा तो वहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो आपको क्या लगेगा, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। इसी कारण से क्या हो जाएगा, जस्ट इसी कारण से क्या हो जाएगा कि आपको जो है जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मुझे बताइए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? यानी कि न्यूक्लियस का पावर कम. ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम. कम. ज्यादा। क्योंकि ज्यादा. हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे क्या? नहीं। No, sir. No, sir. क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रख रहा है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रख रहा है, जिस कारण से क्या हो जाएगा कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि दो फ्रेंड है, मैं ले लेता हूं सीता एंड गीता का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में काफी गहरी बॉन्ड है। अब मुझे इनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा देखो सीता तेरे को ना गीता ये कह रही थी, गीता को भी कहना पड़ेगा गीता देख तेरे को सीता क्या कह रही थी, गीता बबीता नहीं कहने लगना। गीता बबीता जो है दंगल में देखे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कहेगी यहाँ पे इस प्रकार से। लेकिन अगर ये दूर दूर होंगे, एक जो है यहाँ पे हिमाचल में रहे, एक मुंबई में, तो कहेंगे कि देखो ना तेरे बारे में गीता क्या कह रही थी सीता, फिर कहेंगे गीता देख तेरे बारे में सीता। इसको आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन जब दोनों पास पास होंगे तो कहेंगे तो नहीं मानेंगे। इसी कारण से जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, यानी कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। बोलिए, सेकंड पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, it depend upon the electronic configuration. It's depends upon the electronic configuration। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन भी बनेंगे।
ठीक है, ओके। क्या कहता है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल। ब्रैकेट में लिख देता हूं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी स्पीसीज में हाफ फील्ड आ जाए या फुल फील्ड आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं कहता कि साइज के अनुसार से, मैंने अभी आपको लिखाया था, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। इस हिसाब से इस डायरेक्शन में चलते तो ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बट ये ट्रेंड जो है गलत है। कैसे गलत है, यहां ध्यान से देखिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3 है, 1s2 2s1। बोलिए, यहां पे क्या हो जाएगा, 1s2 लिथियम, 2s2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिथियम के बाद क्या आ गया, आपके पास लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन। ठीक है, लिथियम 3 हो गया, बेरिलियम 4 हो गया, बोरॉन 5 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2p1, 2p2, 2p3 एंड 2p4 एंड 2p5। अच्छा, ध्यान से देखिए, क्या ये फुलफिल्ड है। यस यस सर नाइट्रोजन बताइए क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड हाफ फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, हाफ फील्ड है। अब अगर ये हाफ, जैसे इसके यहाँ पे देख भी सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे क्या होगा, SP। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ऐसा ये हाफ फील्ड है। अब क्या करना, आपको ज्यादा चीजें नहीं सोचना कि इसका जो, जिसका फुल फील्ड हाफ फील्ड होगा ना, उसके जस्ट एक आगे लिख दीजिएगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, बेरिलियम हाँ, इसकी सबसे, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होती फ्लोरीन की होती। हम इसको जस्ट अपोजिट उल्टा ट्रेंड लिखेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। फिर ये जो यहाँ पे आ जाएगा तो फिर किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का। अब देखो, ये स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम का, फिर बोरॉन का, और फिर किसका हो जाएगा, लिथियम का। तो फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि हमने कहा कि जिसका साइज छोटा होगा, सबसे ज्यादा छोटा किसका है, फ्लोरीन आप कहोगे हाँ, क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, इसका। ये हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में बस एक स्टेप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, नाइट्रोजन का स्टेबल ज्यादा है, तो क्योंकि जो भी स्टेबल होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जिस कारण से क्या कर जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन को जंप, ऑक्सीजन को जंप करके यहाँ आ जाता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। फिर हमारे पास कार्बन आ जाता है। अब ये बेरिलियम ना बोरॉन को जस्ट एक आगे वाले से टप की जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, बेरिलियम, और फिर क्या हो जाएगा, बोरॉन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लिथियम। क्योंकि जितना बड़ा साइज हो जाएगा उतना ज्यादा जो है कम एनर्जी लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्योंकि बड़ा साइज होगा तो यानी कि न्यूक्लियस से दूर ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, जिस कारण से आपका जो जनरल ट्रेंड हो जाएगा
वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या बोलिए, समझ में आ गया? यस सर। ओके, सेकंड हम ट्रेंड बात करते हैं। इसी में आपके पास कुछ इस प्रकार से हम ले लेते हैं सेकंड थर्ड पीरियड के लिए। क्या ले लेते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। हम अभी नोबेल गैस की नहीं बता रहे। नोबेल गैस का जो ना सबसे कम जो है सॉरी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम अगर जनरल ट्रेंड की बात करते, इस साइज क्या होता, डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाता। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड के अनुसार से लिखते हैं तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता, क्लोरीन का, फिर सल्फर का, फिर फास्फोरस का, फिर सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर किसका हो जाता है, सोडियम का। ये क्या ट्रेंड है? गलत ट्रेंड है। बोलिए, है कि नहीं है? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है ना इसका। ओके, अब इसका मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इसके अनुसार से सबसे ज्यादा किसका हो जाता, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, इस प्रकार से। अब जैसे ये ट्रेंड आ गया तो गलत आ गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर लिख लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन हो जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सोडियम का 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, इसका कितना हो जाएगा 3s1 3s2। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा SS पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक, यानी कि 3p 3p1 3p2 3p3 एंड 3p, हाँ वेरी गुड, 3p4 एंड 3p5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हो जाएगा 3p5, अब यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि ये जो होगा वो कैसा होगा, स्टेबल। कि जो स्टेबिलिटी होती ज्यादा होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। ठीक है, हाँ, तो ये हाफ फील्ड हो गया। अब मुझे बताइए कि जो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, जिसका साइज छोटा होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्लोरीन का। फिर किसका हो जाएगा, फास्फोरस जो है टप जाएगा। यहाँ पे किसका हो जाएगा, सल्फर का, फिर सिलिकॉन का, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, और सबसे क्या हो जाएगा, सोडियम। इन केस अगर आपको नोबेल गैस मिल जाए तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है पूरे पीरियड में, यानी कि अगर जो मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा। अगर जो थर्ड पीरियड की बात करूं तो आर्गन हो जाएगा। अगर जो आपको दिख जाए कि अगर जो नोबेल गैस है तो उसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन हो जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड में, जिस पीरियड की हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड, when we goes down the group। अब मुझे बताइए कि जब नीचे की ओर जाएंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, नीचे की ओर जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे बताइए जब साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, डिक्रीज होगा। क्यों? आप देखिए, मेरा लॉजिक को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा कि न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम लगेगा। जैसे मान लो कि आप अपने घर से दूर हो तो आपके घर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर कम लगेगा तो जिस कारण से आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन घर में अगर, यानी कि जिसका घर, यानी कि जो छोटे, यानी कि जो घर में है, तो आप बिल्कुल माँ बाप के पास में है, यानी कि न्यूक्लियस के पास में है। अगर जो न्यूक्लियस के पास में, तो वहां से निकल के बच के जाना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से क्या हो जाता है कि साइज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि उतना आसानी से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो।
ठीक है। लेकिन जिसका साइज ही छोटा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। अब देख भी सकते हैं, मान लेते हैं कि मैंने लिथियम का बना दिया, लिथियम में 2 एंड 1, और मैं यहाँ पे जो है किसका बना दे रहा हूँ, रुबिडियम का बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब मुझे बताइए कि न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर हो गया। अगर जो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर हो जाएगा, जिस कारण से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, तो आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के काफी करीब है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा। और अगर जब मुश्किल हो जाएगा तो जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यही बात हम यहाँ लिखे भी है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय आयनाइजेशन एनर्जी। जितना बड़ा साइज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जो साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम का 520 है, बेरिलियम का कितना है आपका जो है 899 है, और बोरॉन का क्या हो जाएगा आपका जो है 801। अब देखो बेरिलियम जो होता है वो कैसा हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, सॉरी फुल फील्ड हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और जब वो बढ़ जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है, यही बात मैंने आपको लिख के भी दिखाया था कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड होने के कारण क्या हो जाता है, एक एक स्टेप जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका ऑर्डर देखिए कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नियोन का, फिर किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, फिर किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, क्या है हाफ फिल्ड, फिर किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ठीक है। और फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, कार्बन का, फिर किसका हो जाएगा, बेरिलियम का, फिर किसका हो जाएगा, बोरॉन का, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लिथियम। मैंने आपको वैसे भी कह दिया था कि अगर नोबेल गैस दिख जाए पर्टिकुलर पीरियड में, तो उस पीरियड का सबसे ज्यादा अगर आयनाइजेशन एनर्जी होगा तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप का जो भी नोबेल गैस है उसका जो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ? अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, देखिए लिथियम से सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यानी कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होते चला जाएगा। क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो जिस कारण से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आपको आयनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वही कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल के कंपैरिजन में। यानी कि नॉन मेटल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां पे क्या है, जो है वो क्या होगा, साइज छोटा होगा। अगर से साइज छोटा होगा तो आपको पता है कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नोबेल गैस हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इन द पीरियड। मैंने आपको बता दिया कि नोबेल गैस क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ना। एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है किस पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाता है, तो आप कहिएगा सीजियम। सीजियम का जो होता है लोएस्ट होता है। इसी कारण से आपको मैंने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि जो इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो किसका है, हीलियम का। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना है? नो सर। ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या कह दिया कि हीलियम का जो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, कम होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है क्या होता है, काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है,
बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि हीलियम किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। इसी कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में आपको अरेंज करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एस S1 में 2 आ जाएगा, सॉरी एस में 1 आ जाएगा। कौन सा होगा, 3s1। मैं लिख 3S1 लेता हूँ एस एस पब्लिक स्कूल एंड पब्लिक, इसलिए काम बन जाएगा 1 2 3 2। अब यहाँ पे 3s1, 3s2, 3S2 और यहाँ पे कितना हो 3P1 जाएगा, सॉरी 3P1 देखिए 2 2 6 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p 3p, यानी कि 3p1 और 3p2। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होनी, मतलब जो लगेगा, जिसका साइज छोटा होगा, तो सिलिकॉन का। लेकिन यहाँ पे बस खेल क्या है, फुलफिल का। ठीक है, ये क्या है, फुलफिल। अगर सबसे ज्यादा तो सिलिकॉन का होगा, लेकिन फिर जंप कौन कर जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो मैग्नीशियम जाएगा, एल्युमिनियम, और लास्ट में क्या हो एल्यूमिनियम जाएगा, सोडियम। अब मुझे बताइए इसका सोडियम राइट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सिलिकॉन। सी कहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। कहाँ गया भाई, इन्होंने हाफ फील्ड का केस ही नहीं लिया होगा, इन्होंने सिंपली जो है क्या कर दिया होगा, इसी के अरेंज पे कर दिया होगा, सिलिकॉन का ज्यादा, फिर एल्युमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर क्या हो जाएगा, सोडियम का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे सी पास सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, यानी कि बी। लेकिन एक्चुअल में आपको ये ट्रेंड याद रखना, जब भी नीट पूछेगा, अभी आपको मैंने जैसे वैल्यू भी दिखा दिया, यहाँ पर से आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये जनरल ट्रेंड होता है, तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना। इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा हाफ फील्ड का, इसीलिए जो इस प्रकार से लिख दिया होगा। ठीक है, ओके, बोलिए, और किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन में उसका जनरल ट्रेंड क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सोडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, ओके, अब हमारे पास ये बातें हमने सीख ली कि इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको जनरल के लिए कि एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम प्लस में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। आप लोग कहोगे सर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, एल्यूमिनियम हाँ एल्यूमिनियम प्लस का, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा। क्योंकि किसका ज्यादा लगेगा, जिसका जितना ज्यादा छोटा होगा। मैंने अभी आपको बताया आज की क्लास में कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, यानी कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आयनाइजेशन। अगर मैं कहूं मेरे पास नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन का ले लेता हूं, ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन माइनस है, अब मुझे बताइए किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बड़ा हो जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया बिल्कुल उसी पे, कहता है बेरिलियम का हायर आयनाइजेशन एनर्जी होता है कंपैरिजन टू बोरॉन। अगर आप लोग लिखते लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करते तो कुछ इस प्रकार से लिखते। लेकिन हमने कहा था ये ट्रेंड क्या है, गलत है। एक्चुअल में देखिए इन्होंने लिख के भी दे दिया आपके लिए, लिथियम का ज्यादा है बेरिलियम से, तो बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड फिर नियोन। ठीक है, अब मुझे बताइए
कि बेरिलियम का हायर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है, क्यों कहिएगा? ड्यू टू द फील्ड है fulfilled configuration, fulfilled electronic configuration. ठीक है, ड्यू टू द फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर वो कहते हैं नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में, फिर यहाँ पे क्या कहोगे? नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? ड्यू टू द हाफ फील्ड हाफ फिल्ड, हाफ ड्यू टू द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना। आप अगर इस आयनाइजेशन में इस बात को याद रख लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। यहीं से वो घुमा फिरा के आपको नीट में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है सर आपकी साउंड नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। लाइट चली गई है। सर कट के आ रही है, सर साउंड नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज जा रही है अभी? सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आ रही है कट कट के। नो सर, सर कट कट के आ रही है, सर कट कट के आ रही है। इसके जो मैंने आप लोगों को मैं ना मोबाइल से डायरेक्ट लैपटॉप को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। लाइट भी आ गई। जस्ट 1 मिनट, लाइट आ गई। मेरी आवाज जा रही है अब आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। अब हमने कहा कि आपको बताना है कि ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड नाइट्रोजन का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। हम लिखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 8, यानी कि 2p4। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p3।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, यानी कि इसका फर्स्ट निकालना है और इसका सेकंड का, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p3 हो गया, यानी कि O से हमारे पास क्या हो गया, O प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस जाना है, ठीक है, और इसका आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड निकालना था, यानी कि N प्लस से N प्लस प्लस जाना है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इससे पहले ही ये हाफ फिल्ड था, तो इसे निकालना और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से आपने क्या करा कि एक और हो गया, तो यानी कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, यानी कि IE2, यानी कि किसका है, नाइट्रोजन का ज्यादा लगेगा एनर्जी निकालने में इन कंपैरिजन टू IE1। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। ओके, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो छोटी सी बात है कि जब नीचे की ओर जाते हैं तो जनरली हमने अभी आपको बताया कि नीचे की ओर जाने पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन एंड लैथेनाइट होने के कारण इसका जो ऑर्डर हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे देखिए गैलियम जो है, गैलियम का देखिए ट्रांजिशन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाल, यानी कि जो फिर एल्यूमिनियम होना चाहिए था, फिर गंगाधर होना चाहिए था, फिर इंडियन होना चाहिए था, तिलक होना चाहिए था। लेकिन इसका राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले बोरोन आ जाएगा, फिर टेलुरियम हो जाएगा, फिर गैलियम हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3D एंड लैंथेनाइट सीरीज आ जाने के कारण जो है इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली ग्रुप 14 में आप इन दोनों सीरीज को याद रख लीजिएगा, तो आपका जो है काफी काम जो है बन जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि मैंने आपको शायद बताया भी था कि अगर हम पीरियड में व्हेन वी गोज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो मुझे बताइए कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, then its metallic character decreases, ठीक है। यानी कि क्यों, क्योंकि आप खुद सोच सकते थे कि यहाँ पे देखो लिथियम है और यहाँ पे आपका क्या हो जाता था, यानी कि नियोन। तो यानी कि जैसे जैसे देखिए ये तो मेटल है और ये क्या है, गैस है, यानी कि नॉन मेटल है। तो इस प्रकार से भी सोच सकते थे कि जब आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, यानी कि मैं लिख भी देता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, व्हेन वी गोज, मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, when we goes top to bottom, BOTT, top to bottom, then its metallic character increases। क्योंकि नीचे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे पहचानोगे, जो जितना आसानी से क्या कर जाए, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, वो उतना ही अच्छा हो जाएगा। इट्स मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस। अब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम एंड सीजियम, नीचे की ओर जाने पे क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये क्या करते हैं, आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे उसका मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम बता देते हैं आज की क्लास का, एम्फोटेरिक कौन कौन से होंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक
ऑक्साइड का मतलब होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और जो बेस के साथ भी रिएक्शन करे। दो सब्सटेंस which react with acid as well as base, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। बेटा, अली, जरा, सुना, पबजी वाला, सॉन्ग। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, बेरिलियम, यहां से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, यहां जरा से क्या हो जाएगा, जिंक, यहां से क्या हो जाएगा, एसन, यहां से क्या हो जाएगा, लेड, और सॉन्ग से क्या हो जाएगा, टी। दो बार हो गया। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि आप इन सभी को, एक और याद रख लीजिएगा, क्रोमियम भी होता है। ठीक है, तो आप इन सबको याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बात पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है एम्फोटेरिक है। तो आप कहिएगा बेटा, अली, जरा, सुना, पबजी वाला, सॉन्ग। ठीक है, यानी कि जरा, सुना से यहाँ आपने ले लिया। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप लास्ट में याद रख लेना कि क्रोमियम भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करे, जो बेसिक कैरेक्टर भी शो करे, उस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।